तो एक बार पुनः हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर आपके सामने हैं, और जिसका सीरीज नंबर 6 होगा, ये S6 होगा, जो आपके सामने महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस को लेकर आएगा। और इन 15 क्वेश्चंस में से आपके किसी भी एग्ज़ाम में, UPPCS, RO, UPSI, KV, नवोदय, PGT, जो भी एग्ज़ाम होंगे भारत में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में इन 15 में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। और इन 15 क्वेश्चन को ध्यान से सुनने के साथ साथ इसकी व्याख्याएं भी ध्यान से सुनिए, ताकि क्वेश्चन वहाँ से आपके बढ़ के 40 से 45 हो जाते हैं। तो इस हिमालय की धरा से और पीर पंजाल की वादियों से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, सूर्य की प्रभात बेला के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सती प्रथा के प्रचलन का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? क्वेश्चन ये है कि सती प्रथा के प्रचलन का सबसे पहला एग्जाम्पल्स कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर आप देंगे एरण अभिलेख में मिलता है। एरण अभिलेख में मिलता है। एरण MP में पड़ता है, जबलपुर के पास पड़ता है। और ये अभिलेख 510 ईस्वी 510 AD 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त का है। गुप्त शासक भानुगुप्त का ये अभिलेख है, जिसमें उसके सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गोपराज सेनापति कौन थे? गोपराज, उनकी पत्नी के सती होने का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा आप जानते हैं कि भारत में पहले सती प्रथा का प्रचलन था, जिस सती प्रथा में कि पति की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी को भी उसकी चिता में ना चाहते हुए उसके साथ जलकर मरना पड़ता है, इसे सती प्रथा कहते हैं। जबकि जौहर प्रथा का उल्लेख आप राजस्थान में पढ़ते हैं। जौहर प्रथा में युद्ध में जाते हुए पति के रनिवास को अगर ये सूचना मिल जाए, ये जानकारी हो जाए कि वो सुरक्षित वापस नहीं लौट सकते, तो उनके मृत्यु की सूचना आने या आने से पूर्व ही रानी और उनके साथ तमाम उनकी नौकरानी वगैरह और उनके साथ तमाम महलों की महिलाएं एक साथ अग्नि में प्रवाह करती थी, इसे जौहर कहते हैं। जैसे आपने रानी पद्मावती का जौहर सुना है, जिस पर पद्मावती की अप्रतिम साहस और त्याग की गाथा आपके सामने है। हालांकि एक इसी में से और क्वेश्चन बन सकता है कि सती प्रथा को भारत में किसने समाप्त किया? तो आप वो बता पाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, 1829 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 रूल्स 17 1829 के नियम 17 से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को भारत में बैन किया था। और सती प्रथा को बैन कराने में राजा राम मोहन राय का एक बहुत बड़ा योगदान था। चलिए, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है। तारीख़ रसीदी, हुमायूं के शासनकाल में ये पुस्तक किसने लिखी? तारीख़ रसीदी। तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ा हैदर दौलत। मिर्ज़ा हैदर दौलत। तो हुमायूं के शासनकाल में एक और बुक लिखी गई थी जो फेमस है, बार बार आती है, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो आप उसका आंसर करेंगे हुमायूं नामा हुमायूं की ही बहन गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से ही है। साउथ इंडिया में जब हम पढ़ते हैं, भक्ति काल की जो स्टार्टिंग होती है, उसमें ये अलवार और नैनार सुनते हैं। तो अलवार और नैनार कौन है? तो अलवार जो होते हैं बेसिकली विष्णु से संबंधित होते हैं। लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु संबंधित है। इनकी संख्या कुल 12 है। कितनी है? अलवारों की संख्या कितनी? 12। और इसमें से एक प्रसिद्ध महिला भक्त हुई थी, जिसका नाम क्या है? अंडाल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अलवार कितने हो गए? 12। और नैनार जो शैव भक्त हैं, लॉर्ड शिवा को मानते हैं नैनार, वो कुल कितने थे? 63 थे, 63 थे। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर। भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर कब और कहाँ से पब्लिश हुआ? भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट। क्या नाम था उसका? द बंगाल गजट, कलकत्ता से। और इसके प्रकाशक कौन थे? पब्लिशर कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1780 में। द बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की,
1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में हिंदी में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ, तो हिंदी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो हिंदी में सबसे पहला जो पत्र प्रकाशित हुआ वो उदंत मार्तंड, कलकत्ता से ही, कोलकाता से ही, कहीं कहीं कानपुर लिखा होता है लेकिन इसका आंसर कोलकाता ही होगा। 1826 में उदंत मार्तंड, और इसको पब्लिश करने वाले कानपुर के ही जुगल किशोर शुक्ल जी थे, जुगल किशोर शुक्ल जी के, जो कि मूलतः जुगल किशोर शुक्ल जी मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पडवानी एक लोक नृत्य है, कल्चर क्वेश्चन है। पडवानी किस राज्य का फोक डांस है? बहुत फेमस फोक डांस है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का पडवानी बहुत फेमस लोक डांस है, फोक डांस है, छत्तीसगढ़ का है, पांडवों की कथा से संबंधित है। और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो तीजन बाई, बहुत फेमस पडवानी लोक नृत्यिका है। और क्वेश्चन नंबर 6 बैक ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, MPPCS, UPPCS, RAS, नवोदय सब में आया हुआ क्वेश्चन है। कहवा पत्तन कॉफी पोर्ट, किस बंदरगाह को कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट कहते हैं? तो ब्राजील में सेंटोस है, सेंटोस इज नोन एज कॉफी पोर्ट, सेंटोस को कॉफी पत्तन कहा जाता है। आप इस बात को याद रखेंगे बिल्कुल। एक और ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन, जो प्रसिद्ध ग्रासलैंड होते हैं, घास के मैदान होते हैं, से बुग्याल और मर्ग कहाँ मिलते हैं? तो बुग्याल का संबंध आपके उत्तराखंड राज्य से है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपका बुग्याल है, दारमा बुग्याल है आपका, बेदनी बुग्याल है। और जो कश्मीर में घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड, उनको मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो मर्ग का संबंध कश्मीर से है, बुग्याल का संबंध उत्तराखंड से है। भारत में फर्स्ट जूट फैक्ट्री कहाँ लगी? प्रथम जूट फैक्ट्री कहाँ पर लगी? तो 1854 में, 1854 में रिसरा बंगाल, रिसरा में बंगाल में जूट फैक्ट्री लगी और इसको लगाने वाले थे जॉर्ज ऑकलैंड। आज भी जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है, और भारत में कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो फर्स्ट जूट फैक्ट्री 1854 रिसरा बंगाल में लगी। और भारत सरकार ने फर्स्ट नेशनल जूट पॉलिसी कब बनाई? प्रथम राष्ट्रीय जूट नीति कब बनाई? 15 अप्रैल 2005। जूट की अगर बात हो गई है तो यहीं पर एक हम देख लेते हैं, फर्स्ट वुलन मिल्स, पहली ऊनी वस्त्र की मिल पूरे भारत में कहाँ पर लगी? तो पहली ऊनी वस्त्र की जो मिल लगी वो 1876 लाल इमली कानपुर, सबसे पहली ऊनी वस्त्र की फैक्ट्री 1876 में कानपुर में लाल इमली, जिसे आप BIC ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन मिल्स भी कहते हैं। हालांकि कानपुर में विशेष रूप से लाल इमली के नाम से ही वो जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषाई आधार पर स्टेट्स के पुनर्गठन के लिए सबसे पहली कमेटी कौन सी बनी? लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को इस्टेब्लिशमेंट करने की जो फर्स्ट कमेटी बनी थी, पहली कमेटी 1948 में, कौन सा कमीशन? धर आयोग, धर कमीशन। 1948 में धर आयोग सबसे प्रथम आयोग बना, धर आयोग। और इस धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के खंडन की बात की और उसने प्रशासनिक कुशलता के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी दी। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि मेरे पीछे बार बार सूर्य अपनी आभा बिखेर रहा है, उसी तरह आप भी लगे रहिए। निश्चित रूप से आपकी आभा, आपकी चमक पूरी दुनिया में अलग होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? चलिए तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि मेरे पीछे बार बार सूर्य अपनी आभा बिखेर रहा है, उसी तरह आप भी लगे रहिए। निश्चित रूप से आपकी आभा, आपकी चमक पूरी दुनिया में अलग होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? भारत का फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा था? तो आप बताएंगे 1687 में, 1687 में मद्रास, जिसे आप चेन्नई कहते हैं, तो भारत का जो सबसे पहला नगर निगम था वो 1687 में मद्रास बनाया गया। और उसके बाद 1726 में कलकत्ता और बम्बई नगर निगम बने। नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा बच्चों, उस्ताद योजना। उस्ताद स्कीम का संबंध किससे है? तो इस स्कीम का संबंध जो शिल्पकार और बुनकर होते हैं उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग व कुशलता प्रदान करने संबंधित है। और ये योजना 14 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। 14 मई 2015 को अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा उस्ताद योजना। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? टिक करना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बैक ईयर क्वेश्चन है, यूपी टीईटी से लेकर यूपी पीसीएस तक सभी एग्जाम में मिलेगा, महाघटिया क्वेश्चन है। तो भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जो जन्म हुआ था वो बर्थ कहाँ पर हुआ था, ये गलत मत करना, उनका जन्म अमेरिका में हुआ था नॉर्मन बोरलॉग का। जबकि उनकी वर्किंग फील्ड, उनकी कर्म भूमि कहाँ रही? मैक्सिको। बार बार क्वेश्चन आता है उनकी कर्म भूमि, तो लोग गलत करते हैं, अमेरिका करते हैं, जबकि उनका जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका। और कर्म भूमि कहाँ रही? मैक्सिको। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि भारत की बात करें तो इंडिया में 1966 टू 67, 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1966 टू 67 ग्रीन रिवोल्यूशन हैज स्टार्टेड इन इंडिया। तो हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। 1966-67 में आई। और हरित क्रांति का सर्वाधिक फायदा भारत में किस फसल को मिलता है? वो गेहूं को मिला, वीट को मिला। और सबसे अधिक बेनिफिट पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के साथ साथ तमिलनाडु को भी हुआ। लेकिन 3 अगर ऑप्शन चुनने होंगे तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी सर्वाधिक लाभान्वित राज्य रहे हरित क्रांति से। और सर्वाधिक फायदा किसको हुआ? गेहूं को हुआ। कब स्टार्ट हुई इंडिया में? 1966 टू 67। और जो भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड, तो पंतनगर में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसे भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली, बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी को। और भारत में इसके जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मैंने पूरे फैक्ट एक साथ दे दिए आपको, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस की ओर बढ़ लेते हैं। पौधों में जाइलम का काम क्या होता है? तो बहुत सिंपल, जा से जल, यानी कि जाइलम का काम जल परिवहन होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगला होता है प्लोएम। प्लोएम एफ से फूड। तो प्लोएम का काम क्या संबंधित है? भोजन, फूड से संबंधित है। जाइलम जल परिवहन करता है, जबकि प्लोएम जो होता है उसका काम पोषण, एक तरह से भोजन, एक तरह से परिवहन करना होता है। गलत नहीं करना, जाइलम से जल याद रखेंगे, प्लोएम से फूड याद रखेंगे। प्लोएम पोषण या भोजन से संबंधित है। एक और क्वेश्चन उत्तर प्रदेश संबंधित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एवियन या बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये यूपी में है, इज्जतनगर बरेली। और यहीं पर केंद्रीय मीट अनुसंधान संस्थान भी है, सेंट्रल मीट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली, यूपी, याद रखेंगे इसको। बरेली आप जानते हैं बांस और सुरमा के लिए बहुत फेमस है। जाफराबादी नस्ल की भैंसें कहाँ मिलती हैं? जाफराबादी वैरायटी की बफेलोज कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा गुजरात में मिलती हैं। और गुजरात में बेसिकली जूनागढ़, कच्छ और जामनगर में मिलती हैं। 2 क्वेश्चन भैंसों से और कर लेते हैं। आप ये जानते हैं दुनिया की सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर हैं? इंडिया में है। लगभग पूरे विश्व की 55% से अधिक भैंसें अकेले इंडिया में हैं। और उसमें से भी सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक दुग्ध देने वाली भैंस कौन सी है? सर्वाधिक मिल्क देने वाली बफेलो कौन सी है? तो उसका आंसर होगा मुर्रा। मुर्रा सर्वाधिक दुग्ध देती है। जबकि भदावरी जो भैंस होती है, जो भदावरी नस्ल की बफेलो होती है, उसके दूध में सर्वाधिक फैट की मात्रा होती है। भदावरी नस्ल की भैंस में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। तो तीनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। और इन 15 क्वेश्चंस में आपको निश्चित है कि 3 क्वेश्चन कम से कम मिलने ही मिलने हैं। पूरी व्याख्या भी सुन लीजिए और लगे रहिए अपने उसी उत्साह के साथ। निश्चय ही आप सफल होंगे और आने वाले एग्जाम तक आपका लंबा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। और जल्द ही मैं 1857 पर एक नया
प्रस्तुतिकरण आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, जिनका हिस्ट्री जीएस में भी है, प्री मेन से संबंधित भी है और पीजीटी का जो एग्ज़ाम उससे भी संबंधित आप निश्चित रूप से कुछ नई चीज़ पाएंगे। उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। जल्दी ही 2 दिन बाद आपके सामने 1857 नए रूप में सामने होगा। धन्यवाद।